हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक अलग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेयर रीडिंग। किसके बारे में? द फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के बारे में। द फैमिली कोड्स एक्ट 1964। मैं इसको वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स क्यों नहीं कह रहा, वो भी मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा। ठीक है, आइए, ये सेक्शन हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 1 से। तो आइए पहले हम देख लें इसका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? इसका प्रीएम्बल मीन्स इसका मकसद क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो है पर्पस क्या है। आइए मैं आपको बता दूं। वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स फॉर द एक्सपीडिटियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू फैमिली, हमारा मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। ये हमारे पास फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 से क्यों वजूद में आया, इसको क्यों लेकर आए लेजिस्लेचर? सिर्फ इस मकसद के लिए जो कि हमारे पास जो डिस्प्यूट्स हैं अराइज हो रहे हैं, मैरिज, फैमिली अफेयर्स या फिर जो भी फैमिली मैटर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है, अगर वो अराइज होते हैं तो इनको एक्सपीडिटियस सेटलमेंट हो उसका। वर्ड एक्सपीडिटियस का मतलब क्या है? वर्ड एक्सपीडिटियस का मतलब है स्पीडी, स्पीडी, या फिर हमारे पास इसको आप क्या कह सकते हैं? समरी डिस्पोजल। ठीक है, मतलब जल्दी। एक्सपीडिटियस मीन्स फुर्तीला, बहुत जल्द इंसाफ मिल जाए अदालत से। इसलिए फैमिली कोर्ट्स के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, फैमिली जो है इश्यूज के लिए ये एक्ट हमारे पास वजूद में लाया गया। कब लाया गया? 1964 के अंदर। किस किस मकसद के लिए? हमारे पास डिस्प्यूट्स जो अराइज हो रहे हैं हमारे पास मैरिज से रिलेटेड या फिर फैमिली अफेयर्स कोई भी हो, नॉन मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, गार्जियन का कोई हमारे पास मैटर्स हो, उससे रिलेटेड माइनर की जो है मेंटेनेंस हो या फिर कुछ भी हो, हमारे पास फैमिली का अगर कोई भी इश्यू हो, अफेयर हो, तो उसके लिए केस हमारे पास किसके अंडर चलेंगे? तो फिर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत चलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा फैमिली मैटर्स रिलेटेड जो कुछ भी मैटर्स है, जो कुछ भी मामलात हैं, वो भी फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के अंदर ये हमारे पास डिस्पोज किए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। हम ये सिर्फ बेयर रीडिंग चल रही है हमारी, पहले बेयर रीडिंग हम मुकम्मल कर लेंगे, इसके बाद हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए, इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने? इसके अंदर चैप्टर्स, पार्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके अंदर टोटल सेक्शंस नंबर 1 से लेकर 26 तक हैं टोटल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। अब शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है? शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है द नेम ऑफ द एक्ट। द नेम ऑफ द एक्ट कि कानून का नाम क्या है। ये जो आप कानून लेकर आ रहे हैं ना, ये जो किताब लेकर आ रहे हैं, बुक, इस बुक का जो है नाम क्या होगा? इस कानून का नाम क्या होगा? इस कानून का नाम मतलब ये जो एक्ट आप पढ़ा रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका मुख्तसर नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? मुख्तसर नाम मतलब छोटा सा नाम, प्रिसाइज। क्या नाम? प्रिसाइज, छोटा सा, कंसाइज और प्रिसाइज नाम क्या होगा? इसका जो है शॉर्ट टाइटल होगा द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 इसका शॉर्ट टाइटल है। ये एक्सटेंड कहाँ पर होगा? मतलब ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा होल ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये होल ऑफ पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर फैमिली इशू अराइज होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स अराइज होता है पार्टीज के दरमियान, तो फिर उसका डिस्पोजल जो है ना, वो द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत किया जाएगा। ठीक है,
और वो मतलब पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। पूरे पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान की हर अदालत में ये फैमिली कोर्ट्स जो है वो एप्लीकेबल है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले यहाँ कमेंसमेंट, वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट के लिए कुछ और यहाँ पर कहा गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स इन सच एरिया और एरियाज एंड ऑन सच डेट और डेट्स एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। कि जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है ना, वो जब चाहे जिस एरिया के लिए चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो जो है डेट नोटिफाई करेगी कि कहाँ पर ये अप्लाई इसको होना है। ठीक है, ऑफिशियल गजेट में स्पेसिफाई करेगी, डिफाइन करेगी अपने बिहाफ पर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि कब से ये इसका इतलाक होगा, कब से ये हमारे पास इसकी कमिटमेंट होगी। ठीक है, ये कमिटमेंट में लिखा हुआ है। मगर दरअसल ये एक्ट जो है पास जो हुआ था, जो हमारे पास असेंट जो इसको मिली थी गवर्नर की, वो असेंट मिली थी हमारे पास 14 जुलाई 1964 में इसको असेंट मिली। असेंट मिलने के फ़ौरन बाद हमारे पास 4 दिन बाद ये क्या हो गया, पब्लिश्ड हो गया। क्या हो गया, पब्लिश्ड हुआ। किस डेट को पब्लिश्ड हुआ, ये 18 जुलाई 1964 को, मतलब 18 जुलाई 1964 को ये पब्लिश हुआ। पब्लिश ठीक हो गया। पब्लिश के बाद ये एक्ट जो है ये कम इनटू फोर्स आया, मतलब ये एप्लीकेबल हो गया। कब से, ये 2 नवंबर 1965, मतलब 2 नवंबर मतलब 2 तारीख 11वां महीना, ठीक है, 1965 को ये एप्लीकेबल हो गया, मतलब इसकी कमिटमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आप इसको थोड़ा नोट कर लें। इसी के अंदर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 को हम डिस्कस कर लें। पहले आप इसको नोट कर लें। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ा है कि इसका प्रीएम्बल क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि फैमिली डिस्प्यूट्स जो भी अराइज हो रहे हैं हमारे पास पार्टीज के दरमियान, ठीक है, जैसा कि मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, फैमिली अफेयर्स है कोई भी है, ठीक है, या फिर उस फैमिली मैटर से रिलेटेड कोई भी कनेक्टेड कोई भी मैटर है, मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ, ठीक है, तो फिर इन तीनों मकसद के लिए, एक मैरिज शादी के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई फैमिली अफेयर्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, या फिर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ, या फिर इनसे मिलते जुलते कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है, उनको जल्द फ़ौरन हल करने के लिए, ठीक है, उसको फ़ौरन ही निपटा जाए, उसको जल्द उसको हल किया जाए, तो फिर वो एक्सपीडिटियस सेटलमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक्सपीडियस सेटलमेंट मतलब स्पीडी सेटलमेंट, स्पीडी ट्रायल, या समरीली हमारे पास डिस्पोजल के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि फ़ौरन जल्द जो है इंसाफ के तकाजे पूरी किए जाएं, इसलिए ये कानून वजूद में आया है। अगर फिर भी कोई यहाँ पर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने सबसेक्शन 1 जो है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 डिस्कस कर लिया। ठीक है, सबसेक्शन 1 डिस्कस कर लिया, ठीक है, सबसेक्शन 2 डिस्कस कर लिया, सबसेक्शन 3 डिस्कस कर लिया। सबसेक्शन 1 में क्या था कि इसकी शार्ट टाइटल क्या है, इसका शार्ट टाइटल है द फैमिली कोड्स एक्ट 1964। सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा कि इसकी कमिटमेंट कब है, इसकी कमिटमेंट जब गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो डेट अनाउंस करेगी, ठीक है, मतलब एरिया और एरियाज, ठीक है, मतलब कौन से एरियाज़ में कब वो डेट जो है ना वो ये एप्लीकेबल होगा, कब कौन से एरिया में कब से एप्लीकेबल होगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए गए थे, मगर अब एप्लीकेबल है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कब एप्लीकेबल, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कब पता नहीं अनाउंस करे ये डेट फिर जाके एप्लीकेबल होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एप्लीकेबल हो चुका है। हालांकि ये असेंट इसको मिली थी 14 जुलाई 1964 को, उसके बाद ये पब्लिश्ड हो गया था 4 दिन बाद 18 जुलाई 1964 को जब पब्लिश्ड हुआ। उसके बाद जो है ना 1 साल बाद, ठीक है, हमारे पास 2 नवंबर
1965 को जो है ये कम इनटू फोर्स हुआ। अगर कोई गवर्नमेंट अनाउंस नहीं की किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डेट कि ये एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा, इसकी कब से कमिशमेंट डेट रहेगी, तो फिर अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 1965 के बाद, ठीक है, 2 तारीख 11 महीना 1965 के बाद वो एप्लीकेबल हो गया होल ऑफ पाकिस्तान पर। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 3 डिस्कस करिए। अब सब सेक्शन हम 4 डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कर लें, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लें। जी डियर्स, नोट कर लिया तो आपने? इसको पास करके, इसको रोक के, इसको आप नोट कर लें। सब सेक्शन 4 बात करता है, हमारे पास सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 बात करता है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। मतलब गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये एप्लीकेबल हरगिज़ नहीं होगा, इसकी किसी भी सूट या फिर एप्लीकेशन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। पेंडिंग फॉर ट्रायल और हायरिंग इन एनी कोर्ट इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट एंड ऑल सच सूट्स एंड एप्लीकेशन शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ एज इफ दिस एक्ट वाज नॉट इन कम इनटू फोर्स। मतलब अगर किसी भी किस्म की कोई भी गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट की 1890 के तहत अगर कोई भी सूट पेंडिंग था या फिर कोई भी एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है या फिर जैसे ये हमारे पास एप्लीकेबल हुआ, मतलब 2 नवंबर 1965 के बाद जैसे एप्लीकेबल हुआ, मतलब ये 2 तारीख को एप्लीकेबल हुआ तो कोई 3 तारीख को सूट लेकर आ गया, ठीक है, 3/11/1965 को, ठीक है, या फिर किसी भी महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल 10 तारीख, ठीक है, पहला महीना और 1966, ठीक है, कोई भी अगर ये सूट लेकर आ जाते हैं फ़ौरन बाद जैसे एप्लीकेबल होता है तो फिर ये समझा जाएगा कि ये जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है वो ऐसा समझा जाएगा कि वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जब एप्लीकेबल ही नहीं गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट पर तो फिर क्यों प्रिज्यूम किया जाए कि ये हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट मौजूद है। ठीक है, ये ऐसा समझा जाएगा कि ये मौजूद ही नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत वो सूट वो एप्लीकेशन डिसाइड की जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। इसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 पर कि ये किसके बारे में डील करता है। सब सेक्शन 5 बात करता है एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 which was pending for trial or hearing in any court immediately before the coming into force of this act, which has been dismissed solely on the ground that such suit or application is to be tried by a family court established under this act। कि ये कह रहा है हमारे पास है कि कोई भी अगर पहले हमारे पास से कोई सूट या एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग थी अंडर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत, और जिसे ये हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 हमारे पास एप्लीकेबल हो गया या फिर कम इनटू फोर्स हो गया, इसकी इन्फोर्समेंट हो गई, तो उसके बाद जो है ना कोर्ट ने क्या किया, इस एप्लीकेशन को, इस सूट को डिसमिस कर दिए, क्योंकि ये इस ग्राउंड पर कि अब इस पर फैमिली कोर्ट्स 1964 जो है वो एप्लीकेबल होगी, उसके तहत आप जाए तो फिर क्या होगा, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। द एक्ट शैल नॉट विथ एन स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन लॉ ऑन पटिशन मेड टू इट इन दैट बिहाफ ऑफ on that behalf by any party to the suit or application be tried and heard by such court from the stage at which such suit or application had reached at the time of its dismissal। मतलब कि जो डिसमिस कर दिए इसलिए कोई भी पार्टी, एनी पार्टी टू सूट, मतलब डिफेंडेंट हो, एप्लीकेंट हो या फिर हमारे पास ओपोनेंट हो,
या फिर प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन को पटिशन एक फाइल कर सकता है टू इट, यहाँ पर वर्ड है टू इट। अब वर्ड टू इट का क्या मतलब है? टू इट का मतलब है उस कोर्ट का, ठीक है, द कोर्ट बाय होम सूट आर एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड, जिसने ये डिसमिस्ड किया था आपकी सूट या आपकी एप्लीकेशन, उसी कोर्ट के अंदर टू इट, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑन पटिशन मेड टू इट। यहाँ पर ये जो टू इट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है कि आप एक पटिशन फाइल करेंगे, एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसी कोर्ट में हमारे पास अपने बिहाफ पर कि ये हमारे पास फैमिली कोर्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा इसको दोबारा सुना जाए। और कोर्ट जो है ना, वो कोर्ट उसी स्टेज से, मतलब स्टेज होते हैं ना कि कहाँ पर सूट पहुँचा था आपका, उसी स्टेज से कोर्ट जो है वो उस सूट को सुनेगी, उस एप्लीकेशन को सुनेगी, वहीं से स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सूट आया था जिसके अंदर प्लेंट आई, मतलब एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन के फाइल फ़ौरन बाद ऑब्जेक्शन आ गए, ठीक है, अदर साइड ने ऑब्जेक्शन दे दिए, ठीक है। अब ये थी हेयरिंग पर, मतलब एविडेंस पे थी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर डिसमिस हुई थी इस स्टेज पर, अब एविडेंस स्टेज पर डिसमिस हुई थी, तो फिर एविडेंस स्टेज से जो है इसको सुना जाएगा, मतलब अब एविडेंस ही सुनी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो ये आप नोट कर लें, ये हमने सेक्शन 1 डिस्कस किया है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करने चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने सेक्शन जो है 1। सेक्शन 2 बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स इंटरप्रिटेशन। जी आपने कहीं देखा होगा, अगर कहीं पर लिखा हो डेफिनेशन और कहीं पर लिखा हो इंटरप्रिटेशन, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों वर्ड्स सेम है। इन दोनों का जो है मतलब एक ही है कि डिफाइन करना कि जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए उसकी क्या मीनिंग होगी। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि इस एक्ट के अंदर जो भी दिए गए हैं, ठीक है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि जब तक को कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब जो अंदर लिखा गया है ना, वो किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना करे, जब तक किसी जो अंदर लिखा हुआ है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी मीनिंग की ज़रूरत ना पड़े, किसी माना की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर किसी वर्ड को, किसी अल्फाज को बयान करने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर जो है ना, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द मीनिंग्स हेयर बाय रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम, दैट इज़ टू से, मतलब नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस है, मतलब जो एक्सप्रेशन जो वर्ड दिया गया है, यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह पर वर्ड्स भी लिख सकते थे, ठीक है, मगर ये स्टैट्यूट्स लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, वो आप पढ़ेंगी तो इसके अंदर आपको जो है लैंग्वेज मिलेगी कि कानून की दरअसल लैंग्वेज है क्या। तो आइए, इसका मतलब कि ये कह रहा है कि डेफिनेशन ये कह रही है कि जो भी अल्फाज इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है, उसकी मीनिंग यही होगी जब तक कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े, या फिर जब तक कोई इसकी मुखालफत में मीनिंग ना आ जाए, ठीक है। ये बात करता है क्लास ए। क्लास ए बात करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल और चेयरमैन। इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग वही होगी जो हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर दी गई है, ठीक है, वही मीनिंग होगी, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होता है? आर्बिट्रेशन काउंसिल में मैंने आपको पहले बताया कि ये आर्बिट्रेशन होते हैं, जो काजी होते हैं, इसका एक काउंसिल बनता है। जब फैमिली कोई सूट फाइल होता है तो फिर एक आर्बिट्रेशन मुकर्रर किया जाता है कि आप जो है आउट ऑफ कोर्ट इसको डिस्पोज ऑफ करा दें, ठीक है, ठीक है। कोर्ट में कोई एविडेंस लीड करने की जरूरत ना पड़े, ये आपस में बन जाए, कोशिश करें इसको बना ले, वो होता है आर्बिट्रेशन काउंसिल, ठीक है। और चेयरमैन मतलब यूसी चेयरमैन होता है, ठीक है,
हमारे पास चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल होता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कमेटी होते हैं, इसको बोलते हैं चेयरमैन, जैसा कि वो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, टाउन कमेटी वाले, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सब क्लास बी में डेफिनेशन दी गई है कि फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट का क्या मतलब होगा। फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट का मतलब होगा कि जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, क्या की गई हैं, इस्टेब्लिश्ड की गई हैं इस एक्ट के तहत, ठीक है, उसको फैमिली कोर्ट कहा जाएगा। इस्टेब्लिश्ड की गई हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड या फिर इस्टेब्लिश्ड मतलब बनाई गई हैं, जो अदालतें बनाई गई हैं इस एक्ट के तहत, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, इस कानून के मुताबिक, मतलब अंडर दिस एक्ट मतलब द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत जो अदालतें बनाई गई हैं, जो अदालतें इस्टेब्लिश्ड की गई हैं अंडर सेक्शन द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के अंडर सेक्शन 3 के तहत जो कोर्ट से इस्टेब्लिश्ड की गई हैं वही कोर्टें होंगी। फैमिली कोर्ट का यही मकसद है कि फैमिली कोर्टें कौन सी, वही फैमिली कोर्टें जो सेक्शन 3 के तहत इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, जो बनाई गई हैं, ठीक है। क्लास सी, क्लास सी क्या बात करता है, क्लास सी बात करता है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कौन सी होगी, गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है। गवर्नमेंट मीन्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, क्या होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब सूबाई हुकूमत, ठीक है। जैसा कि इंडिया में क्या है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट कहा जाता है वहाँ पर प्रोविंस को, सूबे को इंडिया में स्टेट कहा जाता है, यहाँ कहते हैं हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और डी, क्लास डी क्या कहता है, पार्टी, कि पार्टी का मतलब क्या होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल और चेयरमैन का मतलब क्या होगा, फैमिली कोर्ट का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा। अब चल रहे हैं डी पर कि पार्टी का मतलब क्या होगा। shall include any person whose presence as such is considered necessary a proper decision of the dispute and whom the family court adds as a party to such dispute। आपको तो पता है कि जो फैमिली सूट है या फिर फैमिली एप्लीकेशन है, किसी भी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन सूट है, तो उसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, प्लेंटिफ और अदर साइड डिफेंडेंट। अगर कोई एप्लीकेशन है तो फिर एप्लीकेंट और ओपोनेंट, एप्लीकेंट और ओपोनेंट, ठीक है। मगर यहाँ पर यह पार्टी कहा गया है कि वो शख्स भी इंक्लूड होगा, क्या है कि वो शख्स भी इंक्लूड होगा, वो पर्सन भी इंक्लूड होगा। कौन सा पर्सन, इंक्लूड्स पर्सन जिसकी जो है ना मौजूदगी इस सूट के लिए, इस केस के लिए ज़रूरी हो, ठीक है, मतलब ज़रूरी समझा जाए कि उसके बिना जो है वो जस्ट डिसीजन नहीं आ सकता। मतलब वो शख्स होगा, वो पार्टी, वो बंदा आएगा यहाँ पर इस कोर्ट में, एक बंदा या दो से ज़्यादा बंदे जो कोर्ट में पार्टी इसको किया जाएगा, तो ही प्रॉपर डिसीजन जो है ना वो इस डिस्प्यूट जो है ना मेन डिस्प्यूट, उसका प्रॉपर डिसीजन आ सकता है। तो फिर कोर्ट जो है ना किसी भी शख्स को पार्टी बना सकती है, किसी भी शख्स को ऐड कर सकती है प्रॉपर डिसीजन के लिए, कि अच्छा फैसला आए, मुनासिब फैसला है, इसके लिए किसी भी शख्स को पार्टी बनाया जा सकता है, कोई भी पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ई पर कहा गया है प्रिस्क्राइब्ड, के वर्ड प्रिस्क्राइब्ड जो है इसकी मीनिंग क्या होगी, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। मतलब जहाँ भी वर्ड प्रिस्क्राइब्ड इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंदर कहीं भी वर्ड प्रिस्क्राइब्ड आपको लिखा हुआ मिले, ये एक्सप्रेशन आपको कहीं भी लिखी हुई मिले, तो आप इसका मकसद समझ लें कि ये कह रहा है कि इस एक्ट के जो भी रूल्स हैं उनके तहत,
जो भी सेक्शन हैं उसको सबको मद्देनज़र आपने रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 ये क्या बात करता है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट, ठीक है, जो भी वर्ड्स, अल्फाज या फिर एक्सप्रेशंस इस्तेमाल की गई हैं इस एक्ट के अंदर, इस फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के अंदर, ठीक है, बट नॉट हेयर इन डिफाइंड, मगर वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हुए। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी सेक्शन नंबर फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 5 के अंदर, सेक्शन नंबर 5 के अंदर फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखा गया है हमारे पास एक्सक्लूसिव, ठीक है, उसकी मीनिंग नहीं बताई गई, तो क्या करें? अब मीनिंग तो बताई नहीं डेफिनेशन में, अब क्या करें? तो फिर मतलब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी वर्ड ऐसा लिखा हो जिसकी मीनिंग्स या फिर उस वर्ड की या फिर उस एक्सप्रेशन की मीनिंग यहाँ पर डिफाइन ना हो, तो उन सूरत में ये हमारे पास हम क्या करेंगे? उस सूरत में हैर इन डिफाइंड बट नॉट हैर इन डिफाइंड शैल हैव the meanings respectively assigned to them in the code of civil procedure 1908। तो फिर क्या किया जाएगा कि जो हमारे पास CPC है 1908 की, उसके अंदर जो मीनिंग्स दी गई हैं वो मीनिंग यहाँ पर जो है असाइन की जाएगी। क्या की जाएगी? इसको प्रीफर किया जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पर प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो हमारे पास इसकी मीनिंग ये है। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट बट नॉट हेयरइन डिफाइंड, जो वर्ड्स बुक के अंदर कहीं भी लिखे गए हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेशन दी गई है या फिर मीनिंग हमारे पास कोई वर्ड्स अंदर इंसर्ट किया गया है सेक्शन के अंदर, ठीक है, कोई भी, मगर उसकी मीनिंग तो नहीं बताई इस सेक्शन 2 के अंदर। एक्ट में तो आपने जो है ये वर्ड लिख दिए, ये एक्सप्रेशन लिख दिए, मगर इसकी मीनिंग नहीं बताई, तो मीनिंग क्या होगी? उसकी मीनिंग वही होगी जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए। द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर जो मीनिंग है वही सेम मीनिंग होगी। आज हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या डिस्कस किया? लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने प्रीएम्बल और उसके अलावा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 2 डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।